Hello students, how are you? I hope you all are good. So today we are going to read, the chapter name is From a Hamlet to the Rashtrapati Bhavan. So first read about the lesson. They call him the technocrat president, the missile man and the great visionary. President Abdul Kalam has come to represent the finest aspects of the Indian ethos and culture. Here is a text that gives you an insight into his personality. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक टेक्नोक्रैट प्रेसिडेंट के बारे में जिनका नाम है क्या, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, है ना। और उनको हम प्रेसिडेंट, वो हमारे प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और मिसाइल मैन के नाम से भी हम उनको जानते हैं। उनकी जो ग्रेट विजनरी थी उनसे भी हम उनको रिलेट करके देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने एक इंडियन कल्चर के में, है ना, और इंडियन जो हमारी हिस्ट्री है उसमें कैसे अपना नाम रोशन किया है, उनसे किस तरह से लोग इंस्पायर हुए हैं, तो उससे रिलेट करते हुए हियर इज अ टेक्स्ट दैट गिव्स अ इनसाइट इनटू हिज पर्सनैलिटी को शो करता है। सो लेट्स रीड द चैप्टर। एज अ चाइल्ड अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम रिमेंबर्स बीइंग फैसिनेटेड बाय द फाइट ऑफ सिगुलास. This interest in the fight first led to his obtaining a degree in aeronautical engineering and eventually to his supervising the development of India's guiding missiles. तो एज अ चाइल्ड जब वो बच्चे थे ना तब, तो किसका नाम बोल रहे हैं, अब्दुल कलाम जी का फुल नेम है ये अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन, ठीक है। तो वो रिमेंबर्स करते हैं, बीइंग फैसिनेट हैं किसके लिए, बाय फाइट ऑफ सिगल्स, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ों से फाइट करने के लिए, अपने एम्बिशियस के लिए फाइट करने के लिए वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहते हैं, है ना, और काफ़ी उत्साहित भी रहते हैं कि मुझे आगे ये करना है। इंटरेस्ट इन फाइट फर्स्ट लेड टू द ऑब्टेनिंग अ डिग्री. फर्स्ट उन्होंने डिग्री को अटेम्प्ट करने के लिए, उसको ऑब्टेन करने के लिए, उनकी डिग्री थी किसमें, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के अंदर, उसमें सुपरवाइज करते हुए कैसे डेवलप किया और इंडियाज गाइडेड मिसाइल्स के रूप में. अब्दुल कलाम वॉज बॉर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931 इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन तमिलनाडु. अब्दुल कलाम जो बॉर्न हुए हैं उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है बच्चे, 15 अक्टूबर 1931, ठीक है, आइलैंड पर, टाउन पर, और रामेश्वरम के अंदर जो तमिलनाडु के अंदर है, तमिलनाडु में रामेश्वरम जगह के अंदर. His father was a boat owner. उसके फादर कौन थे, बोट ओनर थे, who had to rent out his boats to pay his son's school fees. Abdul Kalam studied at the Rameshwaram Elementary School and at the Savage High Schools in the Rameshwaram. As a young boy, he helped to distribute newspapers in order to add to the family income. उनके जो फादर थे वो बोट ओनर थे और वो he had to rent out his boat to pay his सन स्कूल फीस. वो क्या करते थे, वहाँ से जो भी उनको बोट चलने के लिए जो पैसे मिलते थे वो उसी से अपने बच्चे की स्कूल फीस को पे करते थे. जो अब्दुल कलाम है वो किस में स्टडी करते थे, रामेश्वर के एलिमेंट्री स्कूल के अंदर, ठीक है, और बाद में वो सेटवेज हाई स्कूल्स के अंदर रामेश्वरपुरम में पढ़ते थे. वो एक यंग बॉय थे और साथ में क्या हेल्प करते थे, अपने फादर मदर की हेल्प करते थे डिस्ट्रीब्यूट करने में. क्या डिस्ट्रीब्यूट करते थे, न्यूज़पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करते थे ताकि उनके अंदर वो भी क्या कर पाएँ, अपनी फैमिली के लिए हेल्प कर पाएँ और फैमिली इनकम को भी जनरेट कर पाएँ. आफ्टर ग्रेजुएटिंग इन साइंस फ्रॉम सेंट जोसेफ्स कॉलेज इन तिरुचि. अब तिरुचि के अंदर उन्होंने ग्रेजुएट के बाद जहाँ पे उन्होंने पढ़ा, साइंस के अंदर ही पढ़ा था, उनकी स्ट्रीम क्या थी, साइंस, जहाँ से उन्होंने पढ़ा सेंट जोसेफ कॉलेज के अंदर जो था तिरुचि के अंदर. ही एनरोल्ड हिज एरोनॉटिकल इंजीनियर एट द मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. इन 1958 कलाम जॉइंड द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. बाद में उन्होंने 1958 में कलाम ने ज्वाइन किया एक डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसको बोला जाता है DRDO, ठीक है. बाद में उन्होंने 1962 में मूव किया ऑन द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जिसको इसरो नाम से बोलते हैं, और एंड द सैटेलाइट इन लॉन्च व्हीकल टीम. अब यहाँ पर 1963 के अंदर सैटेलाइट लॉन्च जो था वो हुआ वहाँ पर 1963 में. आफ्टर वर्किंग देयर फॉर ऑलमोस्ट 20 ईयर्स, वहाँ पर उन्होंने कितने, पूरा 20 ईयर्स काम किया. ही टर्न टू DRDO इन 1982 एज डायरेक्टर एंड टुक चार्ज ऑफ द गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन 1992. ही वॉज अपॉइंटेड साइंटिफिक एडवाइजर टू द यूनियन डिफेंस मिनिस्टर.
उसके बाद DRDO में 1982 में एज अ डायरेक्टर की पदवी पर बैठते हुए उन्होंने गाइड किया, किस चीज़ को गाइडेड बने, मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के, और 1992 के अंदर उनको अपॉइंट कर लिया गया था साइंटिफिक एडवाइजर के रूप में यूनियन डिफेंस मिनिस्टर के अंदर। His crowning moment as a scientist, however, came in 1998 when he conducted India's first nuclear test. और सबसे पहले उन्होंने जो क्राउनिंग मूवमेंट थी साइंटिस्ट के रूप में वो उनको मिली 1998 में, जब ही कंडक्टेड इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया गया 1998 में। Dr. Kalam has this to say about his achievements and his career. I see 4 missile stones in my career. तो डॉक्टर कलाम बताते हैं किस तरह से कि उनके अचीवमेंट में, उनके करियर बनाने में क्या क्या चीज़ें हैं जो एक माइलस्टोन, एक मील का पत्थर साबित हुई हैं, तो अपने करियर से रिलेट बातें करते हुए बताते हैं हमें। और I see 4 milestone in my career. तो फर्स्ट है, the first was the 20 years I spent in ISRO, where I was given the opportunity to be the project director of India's first satellite launch vehicle, SLV-3. While here we launched the satellite Rohini. These years were of great significance. उनका फर्स्ट जो बताते हैं अपना एक्सपीरियंस, वो कहते हैं 20 ईयर्स जो मैंने इसरो के साथ स्पेंड किए हैं, उन्होंने मुझे क्या दी, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है, जिसके वजह से एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में, ठीक है, और इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च हुई वहाँ पर जिसका नाम था SLV-3। जबकि वहाँ पर हमने क्या लॉन्च किया था, द सैटेलाइट रोहिणी भी लॉन्च की। These years were of great significance, और ये जो ईयर है वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सिग्निफिकेंस है। लेकिन अब सेकेंड माइलस्टोन उनका रहा है was when I returned to DRDO and got a chance to be a part of India's guided missiles program. It was bliss for the second time when the Agni missile met its mission requirements in 1994. सेकेंड माइलस्टोन उनका रहा जब वो DRDO से रिटर्न हुए और उनको एक चांस मिला, किसमें, एक पार्ट है ना, टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियाज गाइडेड मिसाइल्स प्रोग्राम के रूप में, और उनको ब्लेस किया गया सेकेंड टाइम अग्नि मिसाइल्स के लिए। जो अगली मिसाइल्स जो था मिशन रिक्वायरमेंट हुआ था 1994 के अंदर। थर्ड माइलस्टोन रहा was when the Department of Atomic Energy and DRDO worked together during the nuclear test on May 11 and 13, 1998. तो थर्ड माइलस्टोन की वो बात कर रहे हैं, बता रहे हैं किस तरह से जो उनका डिपार्टमेंट था एटॉमिक एनर्जी और DRDO का, उन्होंने साथ में मिलकर काम किया और ड्यूरिंग द न्यूक्लियर टेस्ट के जो टेस्ट हुआ था May 11 और 13 को 98 में। The joy of participating with my team in these nuclear tests, providing to the world and India can make it big. और इससे क्या हुआ, ये पार्टिसिपेंट से हमारी जो पार्टिसिपेटिंग था सारा वो एक जॉय था हमारी टीम के लिए, क्योंकि हमने न्यूक्लियर जो टेस्ट किया उसने क्या किया, उसने इंडिया का नाम रोशन किया, इंडिया को बड़ा दिखाया वर्ल्ड लेवल पर। That we are no longer a developing nation made me feel very proud to be an Indian. In fact, India scientists have now developed a new, very light material called carbon for the re-entry structure of the Agni missiles, and that is something to be proud of. तो इस तरह से बताते हैं कि इंडियन साइंटिस्ट जो हैं वो हैव नाउ डेवलप्ड अ न्यू, अब नई नई चीज़ों को आविष्कार कर रहे हैं, वेरी लाइट मटेरियल कॉल्ड द कार्बन, ठीक है, और कार्बन को मटेरियल को वेरी लाइट जिसको बोला जाता है री एंट्री स्ट्रक्चर के लिए डेवलप किया है, जिसमें अग्नि मिसाइल्स को एक बड़ा नाम दिया गया है, और ये हमारे लिए कुछ ना कुछ बहुत बेहतर करने वाला है। फोर्थ माइलस्टोन उनका रहा व्हेन वन डे एंड orthopedic surgeons from the Nizam University of Medical Sciences, हैदराबाद। अब यहाँ पर फोर्थ माइलस्टोन के रूप में बात कर रहे हैं कि एक बार ऑर्थोपेडिक सर्जन जो थे वो, उनका नाम क्या था, निज़ाम इंस्टीट्यूट से ऑफ मेडिकल साइंस से हैदराबाद से विजिटेड माई लेबॉर्ट्री, जो वो उन्होंने विजिट किया मेरी लेबॉर्ट्री के अंदर। ही लिफ्टेड द मटीरियल वी यूज फॉर बिल्डिंग मिसाइल्स और फाउंड इट सो लाइट दैट ही टुक मी टू हिज हॉस्पिटल एंड शोड मी हिज पेशेंट्स। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पर मुझे मेरी मिसाइल को देखा, फाउंड किया और बहुत लाइट वेट में, और मुझे अपने हॉस्पिटल के अंदर वो लेके के अपने पेशेंट को दिखाया। देयर वर दीज लिटिल गर्ल एंड बॉयज विद हैवी मेटेलिक कैलिपर्स weighing over 3 kilograms each, dragging their feet around.
और वहाँ पर उन्होंने दिखाया कि ऐसे हॉस्पिटल के अंदर देयर वर दीज लिटिल गर्ल्स, वहाँ पर कुछ छोटी छोटी बच्चियाँ थी, कुछ बच्चे बॉयज़ थे, और उन्होंने विद हैवी मेटेलिक कैलिपर्स, कैलिपर्स मीन्स क्या होता है बच्चे? कैलिपर्स मीन्स होता है जब वीक लेग होते हैं ना बच्चे, तो मेटल सपोर्ट, किसी को कोई चल नहीं पाता, इंजर्ड लेग होता है, तो उसको सपोर्ट देने के लिए कैलिपर्स उनके पास लगाए हुए थे। और वो कैलिपर्स है 3 किलोग्राम्स ईच, हर एक बच्चे पर 3-3 किलोग्राम का वेट, जिसको वो ड्रैग कर रहे थे, है ना, पैरों से खींच रहे थे। ही टोल्ड मी प्लीज रिमूव द पेन ऑफ माई पेशेंट। तो उन्होंने बताया कि किस तरह से सिर्फ जो मेरे पेशेंट है वो इतना ज़्यादा मेटल अपने साथ रखते हैं क्योंकि ये इतना परेशान है, वो इंजर्ड हैं, और जब हमें उनको रिकवरी करना पड़ता है तो हमें ये मेटल उनके साथ फिट करने पड़ते हैं, तो जो उनके लिए अनमूवेबल होते हैं लेकिन फिर भी वो मूव करने, ड्रैग करने के लिए इनको अपने साथ कैरी करते हैं। तो प्लीज़ जो ये है, तो मेरे पेशेंट्स के साथ जो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो आप इसको रिमूव करने में हमारी हेल्प करें। In 3 weeks, he made the floor reaction orthosis, 300-gram calipers, and took them to the orthopedic centers. The children couldn't believe their eyes for having to drag around a 3-kilogram load on their legs. They could now move around with ease. Their parents had tears in their eyes. 3 weeks के अंदर ही उन्होंने फ्लोर रिएक्शन ऑर्थोसिस 300 ग्राम कैलिपर्स के साथ ही उन्होंने बनाया। अब वो क्या कर पा रहे थे, बच्चे अच्छे तरीके से उन पर, मतलब एक बार देखते ही तो उनको बिलीव हुआ ही नहीं है ना कि ऐसा भी हो सकता है कि जो चीज़ें हम 3 किलो का वेट ले रहे थे, अब वो 300 ग्राम के अंदर ही वो चेंज हो गया था, है ना। तो अब वो देख रहे थे कि जो 300 ग्राम कैलिपर्स हैं, took them to the orthopedic centers, और children couldn't believe their eyes for having to drag around 3 kilogram load on their legs. They couldn't now move around with ease. बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि वो अब देख पा रहे थे, और ऐसे जो पेरेंट्स थे वो उनको देखकर ऐसे आंखों में पानी ले आए। A true patriot, Dr. Kalam's pride in his country is unmistakable. He has great dreams and visions for his country and countrymen. In many of his speeches and writings, his deep feelings for his country are transparent. In one of his speeches, he said. अब यहाँ पे ट्रू पैट्रियट डॉक्टर कलाम हैं, वो उन पेशेंट्स की प्रॉपर तरीके से हेल्प करते हैं, और किस तरह से जो हेल्प करते हैं पेरेंट्स की भी, उन बच्चों की भी, तो उनकी आंखों में पानी आ जाता है। उसमें फिर डॉक्टर कलाम जो है वो प्राइड, वो ये देखते हैं कि हमारी कंट्री जो है अनमिस्टेकेबल है ना, कहीं उसने कोई गलती नहीं की है, लेकिन हम वो चीज़ें नहीं संभाल पा रहे हैं, और अपनी ग्रेट जो ड्रीम्स हैं उनको अचीव करने में, अपने विज़न को अचीव करने में, अपनी कंट्री का नाम रोशन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ अचीव करना ही पड़ेगा। इन मैनी ऑफ स्पीचेस एंड राइटिंग, बहुत सारी स्पीचेस के थ्रू, राइटिंग्स के थ्रू, उन्होंने डीप फीलिंग्स के थ्रू कंट्री के लिए बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने ऑब्जर्व किया और साथ में लोगों के साथ शेयर भी किया। उन्हीं में से उनकी एक स्पीच है जिसमें उन्होंने बोला है, आई हैव 3 विजन्स फॉर इंडिया। In the 3000 years of our country, people from all over the world have invaded us, captured our lands, and conquered our minds. They have looted us and taken over what was ours. Yet we have not done this to my other nation. We have not conquered anyone. We have not gambled their land, their culture, their history, tried to enforce our way of life on them. Why? It is because we respect the freedom of others. My first vision is therefore freedom. We must protect, nurture, and build on our freedom. No one will respect us if we are not free. तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि इस तरह से उनकी एक स्पीच है जो इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने दी है कि 3 विजन्स इंडिया के लिए, जो 3000 ईयर्स हमारी हिस्ट्री में हुए हैं, तो उनको चेंज करने की ज़रूरत है, अपने आप को फ्री करने की ज़रूरत है। अगर हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो दूसरा हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो हमने अपने लाइफ को कैसा बनाना है, बिल्कुल फोर्सलेस बनाना है। हम किसी के दबाव में आकर अपने कल्चर, अपनी हिस्ट्री को ख़त्म नहीं करेंगे, और कहीं ना कहीं अपने ग्रैब करके रखना है अपनी लैंड को, अपने कल्चर को, अपनी हिस्ट्री को, और हम अपनी लाइफ को, ठीक है। और फ्रीडम हमें लेनी ही लेनी है, और फ्रीडम के लेने के बाद हमें उसको प्रोटेक्ट करना है, नर्चर करना है, और अपने फ्रीडम्स को बिल्ड भी करना है। वी वन विल रिस्पेक्ट अस, वी आर नॉट फ्री। और कोई भी, अगर हम फ्री नहीं है तो कोई भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। माई सेकेंड विजन फॉर इंडिया इज डेवलपमेंट। और सेकेंड हमारा डेवलपमेंट है ना, सेकेंड विजन वो क्या बताते हैं, मेरा सेकेंड विजन है डेवलपमेंट को लेकर। फॉर 50 years वी हैव बीन अ डेवलपिंग नेशन
It is time we see ourselves as a developed nation. We are among the top 5 nations of the world in the terms of GDP. Our poverty levels are falling. Our achievements are being globally recognized today. Yet, we lack the self-confidence to see ourselves as developed nation, self-reliant and self-assured. यहाँ वो बता रहे हैं सेकंड विजन को लेकर कि 50 इयर्स हमने देखा है, यहाँ पे वी हैव सीन अ डेवलपिंग नेशन को देखा है ना, और डेवलपिंग नेशन देखते देखते हमारा टाइम है कि आज हम क्या किस पर चलें, डेवलप्ड नेशन को देखते हुए चलें और डेवलप्ड नेशन के लिए काम करें और 5 टॉप नेशंस में हमारा नाम आए वर्ल्ड में, और जिसके अंदर जो पॉवर्टी लेवल है वो हमारा गिर रहा है, हमारे अचीवमेंट हम ग्लोबली रिकॉग्नाइज कर रहे हैं आज के टाइम में, और वी लैक द सेल्फ कॉन्फिडेंस। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपना जो लैक कर रहे हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस को, तो ऐसे कर रहे हैं हम डेवलप्ड नेशन को देखते हैं, जबकि हमने डेवलप्ड नेशन को नहीं अपनी डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए। I have a third vision है, I want to see India stand up to the world. I believe that unless India stands up to the world, no one will respect us. Only strength respects strength. We must be strong, not only a military power, but also as an economic power. Both must go hand in hand. It was my good fortune to have worked with 3 great minds, Dr. Vikram Sarabhai of the Department of Space, Professor Satish Dhawan, who succeeded him, and Dr. Brahm Prakash, the father of nuclear material. I consider myself extremely lucky to have worked closely with all 3 of them and regard this as the greatest opportunity. तो बताते हैं कि थर्ड विजन के बारे में बताते हैं कि स्टैंड अप करना है हमें वर्ल्ड के अंदर, और मैं विश्वास करता हूं कि अनलेस इंडिया स्टैंड अप टू द वर्ल्ड, नो वन विल रिस्पेक्ट अस। और जब तक हम अपने आप को वर्ल्ड के अंदर स्टैंड नहीं करेंगे, कोई भी इंडिया की रिस्पेक्ट नहीं करेगा। सिर्फ स्ट्रेंथ ही है जो रिस्पेक्ट कराती है, और हमें उसके लिए हमेशा पावर में रहना पड़ेगा, मिलिट्री पावर को बढ़ाना पड़ेगा, इकोनॉमिक पावर को बढ़ाना पड़ेगा, हर फील्ड में हमें प्रोग्रेस करनी ही पड़ेगी। और वो किस तरह से थैंकफुल बोलते हैं ग्रेट माइंड्स के लिए, डॉक्टर विक्रम साराभाई के लिए, ठीक है, जो स्पेस डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस थे, प्रोफेसर सतीश धवन के लिए जो सक्सीडेड रहे उनके लिए, और डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश के लिए जो फादर ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल थे। तो इस तरह से वो सबको थैंक बोलते हुए ग्रेट अपॉर्चुनिटी जो उनसे उनको मिली है, आई गॉट इन लाइफ। डॉक्टर कलाम्स illustrious career is dotted with several awards is in recognition of his great contribution to science and technology in India. In 1981, he was honored with the Padma Bhushan, and 1997 with the highest civilization award, Bharat Ratna. The scientist from a small hamlet in Tamil Nadu was found as niche in the highest office in India. When he stepped into the Rashtrapati Bhavan as the 11th President of India on July 25, 2002. तो डॉक्टर कलाम को इलिस्ट्रेट करियर के रूप में बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, जो अवार्ड्स बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है साइंस के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए। 1981 में उनको ऑनर किया गया पद्म भूषण सम्मान के साथ, और 97 में विद द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के साथ जो भारत रत्न के नाम से जाना जाता है। और साइंटिस्ट के बेस पर उनको स्मॉल हैमिल्टन से, तमिलनाडु से कितना ज़्यादा हाईएस्ट ऑफिस के रूप में उनको जाना गया है, और राष्ट्रपति भवन तक उनकी कैसे यात्रा रही है। 11th प्रेसिडेंट रहे हैं वो इंडिया के जुलाई 25, 2002 के अंदर। तो ये किस तरह से बिल्कुल रियलिस्टिक स्टोरी है बच्चे, रियलिस्टिक बेस्ड है, किस तरह से अब्दुल कलाम जी का सहयोग रहा है, एक बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारी कंट्री के लिए, वो इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। तो पढ़ेंगे और इंस्पायर भी होंगे इस स्टोरी से। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।